છે કેસી ઇન્ટરનેશનલના એમડી અને સીઈઓ વિમલ કેજરીવાલ સાહેબ આપણી સાથે જોડાયા છે. કંપનીને હાલમાં ઓર્ડર પણ મળ્યા હતા ઘણા બધા, અને આ ઓર્ડરને લઈને હવેથી અહીંયાથી શું આઉટલુક બની રહ્યું છે, કઈ રીતે કંપનીની આગળની યોजना છે, ये બધા पर આપણે चर्चा करिए. विमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी बाज़ार पर. और सर, सबसे पहले देखिए यही चीज़ एक जानना चाहूँगा, खास करके कि Q2 के एंड तक मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था FY25 में टॉप लाइन ग्रोथ 15% का और एबिटा मार्जिन 7.5% का. सर, जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, कि आपको लगता है कि ये जो आपके टारगेटेड रेंज है, आप उसी तरफ ये साल में आगे बढ़ रहे हो और FY25 में ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए. देखिए, रेवेन्यू टारगेट पर तो मेरा कोई चिंता नहीं है. तो 15% बोला है तो 15 हो जाएगा, 15 होगा, 14 होगा, 16 होगा, बट इट विल बी अराउंड 15%. और सेम टारगेट हमारा अगले साल का भी है कि अगले साल भी हम कम से कम 15% पे ग्रोथ करें. मार्जिन की भी कोशिश जारी है कि 7.5 तक कर ले. और अगले साल का हमने कहा है कि हमारे मार्जिन करीब करीब 9% से ऊपर होगी. तो उसी उसी दिशा में पूरा चल रहा है. सर, एक ऑर्डर बुक को लेकर भी आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा. आपने 25,000 करोड़ के ऑर्डर बुक का एक गाइडेंस दिया हुआ था. अभी तक हमें लगभग 17,300 करोड़ तक की ऑर्डर बुक हमें दिख रही है. सर, करंट ऑर्डर बुक स्टेटस क्या है? L1 पोजीशन यहाँ पर कितने पर है? इसका कोई अगर आप अपडेट दे पाए. जरूर से. आपने नंबर बिल्कुल सही कहा. हमारे करीब 17,340 करोड़ के ऑर्डर अभी तक आए हैं और करीब करीब 5-5.5 हजार करोड़ अभी L1 है. और टेंडर पाइपलाइन 1.5 लाख करोड़ की है. तो काफी टेंडर अभी हमने कोट कर रखे हैं जिनके नतीजे आए नहीं है. तो मेरे हिसाब से 25,000 करोड़ करने में कोई विशेष तकलीफ होगी ऐसा नहीं लग रहा है. मतलब ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा. 25,000 करोड़ हो जाना चाहिए हमारी ऑर्डर इनटेक फॉर द ईयर. दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा करीब 17,000 करोड़ है जो भी है, प्लस L1 मिला के 22-23 हजार हो गया है. उसमें से टीएनडी करीब करीब 17,000 करोड़ है. तो टीएनडी का शेयर जो है वो ऑर्डर इनटेक प्लस L1 में काफी ज्यादा है और आगे भी वैसे चलने की उम्मीद है. મતલબ જો ટીએનડી સેગમેન્ટ એટલે કે ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેગમેન્ટ એવું છે કે જ્યાંથી અત્યારે સૌથી વધારે ऑर्डर આપણને कंपनी पास આવતા दिखाई रहा है. तो सर, इस पे ही आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए H1 हमारा थोड़ा बहुत सबड्यूड रहा था, लेकिन H2 के अंदर हमें पावर कैपेक्स के अंदर एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है. सर, ये डिमांड कितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आएगी? क्योंकि अभी हमने जिस तरीके से देखा है कि H1 में जो गवर्नमेंट कैपेक्स का स्पेंड था वो भी थोड़ा कम हुआ, और यहाँ पर पीएसयू से भी बहुत सारे ऑर्डर अभी रोल आउट हो रहे हैं. किस तरीके से टीएनडी की पूरी आपको डिमांड लग रही है, और खास करके पावर वैल्यू चेन की डिमांड कैसी है? देखिए, अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट ने अभी 500 गीगावाट का 600 गीगावाट का टारगेट कर दिया रिन्यूएबल का. आज जितनी हम डिमांड देख रहे हैं टीएनडी के, उसमें दो मेन कारण है. एक तो जो रिन्यूएबल लग रहे हैं मेनली राजस्थान में, गुजरात में, वहां लग रहे हैं, थोड़े कर्नाटक वगैरह में लग रहे हैं. उनके लिए बड़ी बड़ी लाइनें चाहिए. तो एक तो डिमांड वहां से आ रही है. दूसरा जो है कि आपका पावर कंजम्पशन बाई इटसेल्फ 11-12% बढ़ रहा है. अब आप बम्बई सिटी में देख लीजिए क्या हो रहा है. तो हमने कम से कम 3 प्रोजेक्ट अभी लगाए इस साल में जो बॉम्बे सिटी में पावर इनटेक बढ़ा रहे हैं. तो देखिए, दोनों जगह से इनटेक बढ़ रही है और पावर में मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा है. जो सरकार ने भी जो नेशनल ट्रांसमिशन पॉलिसी जारी की थी उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट कि भी हमारे को 9 लाख करोड़ रुपया खर्चा करना है नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में. तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 साल तो कहीं पे कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है इंडिया टीएनडी में. એટલે જો ખાસ કરીને ભારતીય ટીએનડી જે માર્કેટ છે એની અંદર અત્યારે તો આવનારા સમયમાં ડિમાન્ડની કોઈ પણ બહુ અછત આપણને જોવા નહીં મળે એવી એક અपेक्षा અહીંયાથી છે. लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा इंटरनेशनल जो टीएनडी सेगमेंट के आपके ऑर्डर है उसके ऊपर भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि मैं पिछले बहुत टाइम से जब आपकी ऑर्डर अपडेट आती है देखता हूँ तो उसमें ज़्यादातर मिडल ईस्ट और ख़ास करके यूएस से टीएनडी डिमांड आपकी ज़्यादा आ रही है, वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं. सर, किस तरीके के ट्रेंड आपको इंटरनेशनल मार्केट में अभी देखने को मिल रहे हैं, खास करके ट्रांसफार्मर्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को लेकर, कि ओवरऑल वर्ल्ड में ये अभी एक नया जिस तरीके से ऑर्डर आया है पूरा ट्रेंड आपको कैसे दिख रहा है? नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा. हमारे अगर आप देखें जो 17,000 करोड़ मैंने कहा
ट्रांसमिशन में ऑर्डर प्लस L1, उसमें करीब करीब इंडिया सिर्फ 40% है, 60% इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। और इंटरनेशनल्स में कई जगह से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, अफ्रीका में है, CIS में है और अमेरिका में, बट मेनली मिडिल ईस्ट में से आ रहे हैं और US से आ रहे हैं। अब US में देखिए 20 तारीख के बाद क्या होता है, बट अपेक्षा तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड उनका उतने ही जोर से चलेगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड चलेगा और कोई बहुत ज्यादा ड्यूटी वगैरह की कोई ज्यादा ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं अगर होती है, तो मेरे हिसाब से US मार्केट में अभी भी काफी काफी जान है। दूसरा क्या है कि हमारे प्लांट दो है वहां पे, एक मेक्सिको में है और एक ब्राजील में है। और अब हम ये देख रहे हैं कि मेक्सिको में भी बहुत ज्यादा इंटरनल डिमांड भी आ रही है। तो अगर मेक्सिको और US के बीच में अगर लड़ाई वड़ाई भी होते, कुछ भी होते हैं टैरिफ वगैरह को लेके, तो हमारे पास इंटरनल डिमांड के भी काफी गुंजाइश है मेक्सिको में। ब्राजील में तो पूरा ही इंटरनल डिमांड है। तो हमारे लिए अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो मिडिल ईस्ट रहेगा जो मेन रहेगा हमारा, और दूसरा अमेरिका रहेगा। बाकी बाकी देशों, बाकी एरियाज में बहुत कम अब ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखें तो हमारे लिए मेन इंडिया हो गया, फिर मिडिल ईस्ट हो गया, फिर अमेरिकाज हो गया। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી મિડલ ઇસ્ટથી તો સારી માંગ આવી જ રહી છે, બ્રાઝિલની અંદર પણ એક સારી એવી સ્થાનિક ડિમાન્ડ છે, એટલે મેક્સિકોમાં પણ જો કોઈક વધારે પડતા આપણને ટેરિફ આવતા જોવા મળે છે તો એટલી ચિંતા નહીં આવે, કારણ કે મેક્સિકોના દેશની અંદર પણ એક સ્થાનિક ડિમાન્ડ TND એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેગમેન્ટમાંથી આવતી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ ખાસ જો બધા દરેક લોકો ટ્રમ્પ સાહેબ જ્યારે સત્તાની બાગડોર સંભાળશે તેની રાહ એક જોઈને બેઠા છે, એટલે એના પર પણ एक खास नज़र रहसे. सर लेकिन हमने जब आखिरी बार Q2 में बात की थी तब आपने बताया था जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, वाटर प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर थोड़े चिंताएं देखने को मिल रही है. क्या अभी Q3 ख़त्म होते होते इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आया है, आगे जाके यहाँ से कोई आपका कंट्रीब्यूशन बढ़े, ऐसी कोई उम्मीद अभी आपको लग रही है? देखिए, वाटर में थोड़ा सुधार हुआ है, कुछ पैसे सरकार ने रिलीज किए हैं, लेकिन वाटर में बेसिक प्रॉब्लम कैश फ्लो का है। और वाटर में क्या हो रहा है कि सारे प्रोजेक्ट में सेंटर और स्टेट की दोनों की जॉइंट फंडिंग है। तो कभी होता है कि सेंटर पैसा नहीं दे रहा है, कभी स्टेट नहीं दे रहा है। तो बीच में काफी अच्छा चल रहा था, पिछले 5-6 महीने में इश्यूज चल रहे हैं, बट आई थिंक धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगर सुधर जाएगा तो वाटर में काफी डेफिनेटली, हमारे पास ऑर्डर बुक करीब 2000 करोड़ की है, तो वाटर में डेफिनेटली सुधार होगा। रेलवे में पुराने प्रोजेक्ट्स तो अभी धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स हमारे मेन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, जो कवच के प्रोजेक्ट है, दूसरे सिग्नलिंग वगैरह में है, उनमें भी काम काम अब धीरे धीरे सुधर रहा है। तो मेरे हिसाब से एंड ऑफ द टनल इज देयर, कहीं ना कहीं अब रेलवे में और वाटर में डेफिनेटली Q4 में सुधार होगा। એટલે જો આ બંને સેગમેન્ટ પણ એવા છે કે જ્યાં આગળ Q4ની અંદર થોડો ઘણો આપણને એક सुधारो આવતો જોવા મળી શકે છે. सर एक केबल बिजनेस के बारे में भी पूछना चाहूँगा. सर यहाँ पर किस तरीके का अभी आपको डिमांड देखने को मिल रहा है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका मार्जिन है केबल में, क्या वो थोड़े सस्टेनेबल होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में? और क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक तो डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी है, इंटरनेशनल डिमांड भी अच्छी है, लेकिन कंपटीशन भी उतना अच्छा तरीके से बढ़ रहा है. तो यहाँ पर क्या आपका अभी टेक है? देखिए, केबल में हमारा रेवेन्यू करीब करीब 10% है रफली, हाल से 1700-1800 करोड़ का रेवेन्यू इस साल है। अगले साल करीब 2500 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एल्युमिनियम कंडक्टर का प्लांट है वो आजकल में, मतलब दिसंबर में शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो रेवेन्यू, फुल ईयर की रेवेन्यू अगले साल करीब 600 करोड़ आएगी। और उसके बाद हम एक और कैपेक्स वहां कर रहे हैं, उसके रेवेन्यू FY27 में और 600-700 करोड़ आएगी। तो FY27 में हमारी रेवेन्यू करीब 3000 करोड़ हो जाएगी। जहां तक डिमांड का सवाल है, आपने जो कहा वो सही है, 11-12% की वहां पे इंक्रीज हो रही है डिमांड में। और हमारा शेयर क्या अभी भी 5-6% है, तो डिमांड से हमको इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि माल तो और बेच सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने इस बिजनेस में ज्यादा कैपेक्स नहीं किया था, पिछले 2-3 साल से हमने इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया है, तो उससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ रही है। एज फार एज जो मार्जिन है, मार्जिन हमारी लोअर एंड पे है, इंडस्ट्री के 5-6% है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो टारगेट ये है कि उसको 2-3 साल में उसको 6-7 से अपने 9% पे कैसे लेके जावे। तो केबल मार्जिन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा।
એટલે જો કેબલ માર્જિનમાં એક સારો એવો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે, કંપની અહીંયા 2 વર્ષ એક સારું એવું કેપેક્સ કરવાની છે, એટલે ત્યાંથી એક અહીંયાથી આવક સારી એવી વધતી આવનારા 2 વર્ષની અંદર જોવા મળશે, એટલે એના પર એક फोकस रखीશું। सर एक लास्टली आपके जो बांग्लादेश के अंदर रूपुर प्लांट है उसका एक अपडेट लेना चाहूँगा सर, वहाँ पर क्या अभी काम आपका रिस्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपके अभी क्या अपडेट आ रहे हैं? नीरज जी, एक तो केबल में एक बात रह गई, हम लोग उसको सब्सिडाइज भी कर रहे हैं। अभी तक बिजनेस हमारा केसी का पार्ट था, अभी उसको 100% सब्सिडरी में ले जा रहे हैं। कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग, अप्रूवल्स अगर आ गए तो 1 जनवरी से ही हम उसको अलग सब्सिडरी में करके उस पर अलग से मतलब ज्यादा और फोकस कर पाएंगे। तो वो केबल्स का रहा। बांग्लादेश में जहां तक सवाल है, हमारे पास अभी 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। एक तो आई थिंक इसी महीने में खत्म हो जाएगा जो बड़ा वाला है, और दूसरा अब चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे वहां पे सारे हालात प्रोजेक्ट के हिसाब से नॉर्मलाइज हो गए हैं, और लोकल्स की मदद से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी कोई मेजर इशू नहीं, और हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीलैटरल फंडेड, इनफैक्ट हमारे तो आई थिंक दोनों प्रोजेक्ट ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड है। तो ऐसे कोई वहां पे अभी इशू नहीं है। शुरू बीच में 2-3 महीने थोड़ा टेंशन था, बट अभी थिंग्स नॉर्मलाइज हो गए प्रोजेक्ट के। अच्छा, એટલે જો બાંગ્લાદેશની અંદર પરિસ્થિતિ પણ એક नॉर्मल થતી જોવા મળી રહી છે, लेकिन आपने सर जो केबल के लिए कहा बिजनेस को अलग से सब्सिडी में ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या मतलब इसका ये मतलब समझा जा सकता है कि आने वाले टाइम में इसको अलग से आप वैल्यू क्रिएशन के तौर पे भी देख सकते हैं? नहीं, 100% उसका बेसिकली उसको सब्सिडाइज करने का पर्पस वही था कि उस पे, बिकॉज देखिए वो एक प्रोडक्ट बिजनेस है, हम एक ईपीसी कंपनी है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करके उसको किस तरह से आगे ले जाए। आज आप मार्केट में देखें, बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर है सबके आप वैल्यूएशन देखिए, मार्जिन देखिए, तो हमारी इच्छा ये थी कि इसको करके इसको अलग से वैल्यू क्रिएट करें, इसमें डेवलप करें। उसके बाद आगे क्या करेंगे ये अभी कहना पॉसिबल नहीं है, किस तरह से वैल्यू को अनलॉक करेंगे, क्या करेंगे। पर आइडिया पहले तो उसमें यही था कि भाई इसमें कुछ वैल्यू अनलॉक करके केसी वगैरह में क्या करेंगे। बट अब हमने तो क्या केसी में भी क्यूआईपी कर दिया है, तो अब मेरे को बहुत ज्यादा कैश की केसी में जरूरत नहीं है। तो 1-2 साल के बाद जैसे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या ग्रोथ होती है, क्या वैल्यू बनता है, उसके बाद उसमें डिसाइड करेंगे कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए क्या करना है। जी सर, देखते रहेंगे सर, उसका भी आपका जो भी अपडेट आता रहेगा हम लोग सर डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अपडेट शेयर करने के लिए, और आई होप आपका 2025 का साल भी जितना 2024 बढ़िया रहा है उतना ही 2025 आपका बढ़िया रहे, ऐसी ही आशा करूँगा सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। જી સર, તો જુઓ ખાસ કરીને કેઈસી ઇન્ટરનેશનલનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું હતું। 2-3 વાતો ખૂબ મહત્ત્વની એમણે કહી છે, એના પર એક વખત ભાર મૂકી દઉં કે એમનો જે ગ્રોથ છે ગ્રોથ આવતો રહેશે। ખાસ કરીને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જે એમની પાસે સૌથી વધારે ઓર્ડર બુક છે એ ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેગમેન્ટમાંથી આવી રહી છે। કેબલ બિઝનેસ અત્યારે આવતા મહિનાથી એની અલગ સબસિડરી કરશે કંપની, અને એક વેલ્યુ અનલોકિંગની અહીંયાથી તેઓ ખાસ કરીને એ કરી રહ્યા છે। આવનારા 2 વર્ષમાં એક બહુ મોટા કેપેક્સ કેબલ બિઝનેસની અંદર થશે, અને શક્યતા એમણે અત્યારે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કરી, પરંતુ શક્યતા દર્શાવી છે કે કદાચ જો આ બિઝનેસની અંદર ગ્રોથ આવે તો પોતાના કેબલ બિઝનેસને તેઓ અલગથી લિસ્ટ પણ કરી શકે છે વેલ્યુ અનલોકિંગ માટે। એટલે આના પર એક ફોકસ આપણે ખાસ કરીને રાખતા રહીશું કેઈસી ઇન્ટરનેશનલ પર। પરંતુ હાલ